हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, और इसका जो है मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और आज है इसका लेक्चर 2। मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर 1 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज के लेक्चर 2 में हम क्या क्या बात करेंगे। तो लेक्चर 1 के अंदर जो है मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना बताया था, ठीक है। वो एक ऊपर से हमने प्रोसेस को जाना था। आज हम इन डिटेल, मतलब बेसिकली अब होगा क्या, अब आपको समझना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको लिखवाऊंगा स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि भैया बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कि भैया सबसे पहला जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो किसने बनाया था और कैसे बनाया था, ठीक। उसके बाद हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसकी हमें जरूरत है किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, ठीक। उसमें से एक टूल है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम जो है इन डिटेल आज पढ़ेंगे। तो सारे के सारे टूल्स के बारे में आपको जानना है, जैसे कि आपको जो है होस्ट के बारे में जानना है, इसके अलावा आपको वेक्टर के बारे में जानना है, वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि जो जो चीज आपने जो है लास्ट लेक्चर का जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, जो मैंने शॉर्ट में बताया था, वो सारे जो टूल्स वहां पर इस्तेमाल हुए थे उनके बारे में आपको इन डिटेल अब जानना है आगे के लेक्चर्स में। आज जो है हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आप जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के लेक्चर के लिए। देखो, कभी भी जब आप जो है चैप्टर शुरू करते हो ना, तो हमेशा उसको इस तरीके से दिखा करो कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रटना पड़ेगा। देखो, बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट है। अगर आप अपना माइंड ओपन रखोगे और समझने को देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज तो फिर यार अंत में ऐसा ही लगता है रटने को है। ठीक है, रटना नहीं है यार, समझना है। आपको मजा आएगा एक एक कंसेप्ट जान के कि यार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक। और किसी भी बच्चे को जो है हमारे नोट्स चाहिए तो उसको वो मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इवन आज की जो पीडीएफ है आज के लेक्चर की, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्यूआर कोड दिख रहा है, स्कैन करके आप जो है टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, ठीक। नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो चलो आओ देखो, अब जो है याद करो, अब हम स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब सपोज करो मैंने तुम्हें काम दिया क्या, कि तुम्हें जो है एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले ये आएगा कि यार एक बैक्टीरिया को ड्रग रेजिस्टेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ड्रग रेजिस्टेंट जीन, जो कि अब आपका ये क्या कहलाएगा, डिजायर्ड जीन। तो अब आपको ये कोई ऐसा डीएनए ढूंढना पड़ेगा ना जिसके अंदर ये जीन मिले। तो पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, जो कि हमारा ड्रग रेजिस्टेंट जीन है, जो एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक। इसके बाद दूसरा हमारी स्टेप क्या होगी, अब देखो डीएनए तो तुमने ढूंढ लिया, अब डीएनए में तो बहुत सारे जीन्स हैं, पर तुम्हें तो पर्टिकुलर एक ही जीन चाहिए जो डिजायर्ड जीन है तुम्हारा। तो कटिंग करनी पड़ेगी, और कटिंग किससे करोगे, आरई से। आरई मतलब आपका मॉलिक्यूलर सिजर, जो कि है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जब आप उसे कट कर लोगे तो आप ऐसा नहीं उसी को कट करके निकालोगे, आप तो डीएनए के कई सारे टुकड़े कर दोगे। तो अब अपने वाले टुकड़े को आपको सेपरेट करना पड़ेगा उन सारे टुकड़ों में से, और वो करते हो आप एक प्रोसेस के थ्रू जिसको आप कहते हो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो थर्ड स्टेप हो गई आपकी क्या करने की, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपने जो है वो जीन निकाल लिया है, अब आप एक जीन के साथ तो काम करोगे नहीं, समझ लो। आप सबसे पहले चाहोगे कि भैया उसकी मैं बहुत सारी कॉपीज बना लूं, तो आप चाहोगे कि मैं उसकी जो है मिलियंस ऑफ कॉपीज बना लूं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसे आप एक जो है प्रोसेस करोगे उसके साथ, जिसको आप कहते हो बच्चा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। अब आपका जो है इतना हो चुका है, अब आपके पास जीन है, मल्टीपल कॉपीज उसकी बन चुके हैं। क्या आप उसे डायरेक्ट डाल सकते हो होस्ट के अंदर, नहीं। एक तो आप उसे डायरेक्टली डाल सकते हैं, दूसरा एक जो चीज है वो ये है कि भैया उसको डाल भी दिया तो भैया वो अपना जो है काम कर ही नहीं सकता है जब तक वो क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट नहीं बने। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन होता है वो होता है वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर ढूंढा जाए जो खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो और उसको उसके अंदर जोड़ा जा सके। तो आप लेके आते हो किसको बच्चा, प्लाज्मिड को, उसके साथ उसको जोड़ देते हो। किसकी मदद से जोड़ते हो, आप लाइगेज की मदद से, और देन उसके बाद आप क्या करते हो, उसको होस्ट में डाल दोगे, ठीक है। वेक्टर के साथ आपने जोड़ दिया अपना, क्या जोड़ दिया, अपना डिजायर्ड जीन।
अब जो है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप जो है इंट्रोड्यूस करा दोगे किसके अंदर, होस्ट के अंदर। और होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट चाहिए, अब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी जीन क्लोनिंग, मल्टीप्लिकेशन करोगे। बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं जिसके अंदर इस होस्ट की कल्चर करा जाता है, यानी कि इसका नंबर बहुत बढ़ाया जाता है। और जब इसका नंबर बढ़ेगा तो भैया अपना एक प्रोडक्ट भी बनाएगा, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो बाद में हम क्या करेंगे, हम बाद में इसकी जो है प्योरिफिकेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट अलग करना होगा ना, तो सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन हम जो है ये लास्ट स्टेप होता है, जिसको आप कहते हो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या आपको सारे स्टेप समझ में आए, सारे के सारे? चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, जरा देखो। और यही सारे वो स्टेप्स हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। जो आप देखोगे ना, लास्ट जो आपका टॉपिक होगा उसके अंदर हम आपको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ही पढ़ा रहे होंगे, ठीक। देखो, तो आप यहां पर हेडिंग डालोगे बच्चा, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे आप, सबसे पहला स्टेप है सर हमारा, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। अब ये जब मिल जाएगा तब क्या करोगे, इसको टुकड़े टुकड़े करोगे, ठीक। कटिंग ऑफ, कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन, कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन, कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन बाय आर ई। और आर ई मतलब तो आप जानते हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, नहीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो आओ, अभी आप इसकी पढ़ोगे, इसके टाइप्स, ठीक है, तब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपको पता लगेगा। अभी आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही याद रखो, कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद करोगे आप सेपरेशन, उसके बाद करोगे आप सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक प्रोसेस होती है, इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इतना हो जाएगा तब उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपका डिजायर्ड जीन जो है आपने उसको जो आइसोलेट कर लिया है, अब आप चाहोगे कि भैया मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लूं, और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन, मेक मल्टीपल कॉपीज, मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन बाय, प्रोसेस का नाम क्या, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रोसेस के थ्रू आप क्या करोगे, मल्टीपल कॉपीज बना लोगे। अब आपकी मल्टीपल कॉपीज बन चुकी हैं, इसके बाद आप क्या करते हो, आप इस डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ दोगे, ठीक। तो आप लिखोगे एडिशन ऑफ, जो फिफ्थ स्टेप है वो है आपका बच्चा एडिशन ऑफ डिजायर्ड जीन, एडिशन ऑफ डिजायर्ड जीन विद वेक्टर, जो कि हम प्लाज्मिड लेते हैं, विद वेक्टर। आगे देखो, इसके बाद आप क्या करोगे, अब भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार है, इसके बाद आप करोगे उसका ट्रांसफर। तो सिक्स्थ स्टेप में आप करोगे भैया उसका ट्रांसफर। तो आप लिखोगे ट्रांसफर ऑफ, क्योंकि अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है तो आरडीएनए लिखेंगे, बिल्कुल। तो ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट, इनटू होस्ट। तो होस्ट में आप क्या कर दोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दोगे। अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में पहुंच चुका है तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसकी कल्चरिंग करोगे। आप क्या करोगे, कल्चरिंग करोगे होस्ट की बायो रिएक्टर्स में, ठीक। कल्चर, तो आप लिखोगे कल्चर द होस्ट इन बायो रिएक्टर। और एट लास्ट आपका आ जाएगा कौन सी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग।
जिसमें आप क्या करोगे, प्योरीफाई करोगे और सेपरेशन करोगे, ठीक, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन। तो 8th स्टेप आ जाती है आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, तो भैया सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो देखो, सेपरेशन ऑफ या फिर आप लिखो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही है आपका क्या, डाउन स्ट्रीमिंग। अब जो जो मैंने स्टेप्स आपको बताई थी बोल के, वो मैंने आपके आगे लिख भी दिए हैं, ठीक। तो अब मैं जो है हटता हूं, आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे, राइट। सारी स्टेप्स आपके बिल्कुल भेजे में सेट हो गई। अब यही सारी स्टेप्स को बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे अपने आगे के लेक्चर्स के अंदर। क्या आपको समझ में आ गया? पॉज करें और इसको जो है नोट करें। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि भैया सबसे पहला जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो कैसे बना था, ठीक, और किसने बनाया था, कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक। जरा देखो, हो गया। चलो आओ देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप आप डालोगे वो क्या डालोगे, नेक्स्ट स्टेप जो आप डालोगे वो डालोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो है आपकी हेडिंग है, राइट। अब जरा देखो, अब जो है देखो, अपने दो साइंटिस्ट थे, एक थे अपने स्टैनले कोहान, एक थे अपने हर्बर्ट बोयर। और बायोटेक्नोलॉजी की जब आप यूनिट की शुरुआत करते हो तो हर यूनिट की शुरुआत में एक साइंटिस्ट का दे रखा होता है ना नाम, तो वहां पर हर्बर्ट बोयर का जिक्र करा हुआ है, ठीक। तो दो साइंटिस्ट थे आपके, एक थे स्टैनले कोहान, एक थे हर्बर्ट बोयर। तो 1972 में इन दोनों ने मिलकर जो है सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अब आपको पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए एक तो डिजायर्ड जीन चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर मतलब प्लाज्मिड चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जो इन्होंने डिजायर्ड जीन लिया वो इन्होंने लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि एक ऐसा जीन जो किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति क्या शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। और जो इन्होंने वेक्टर लिया था, वो जो प्लाज्मिड था, वो प्लाज्मिड इन्होंने किसका लिया, इन्होंने प्लाज्मिड लिया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। किसका लिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। तो अब इन्होंने क्या करा होगा, इन्होंने जो है साल्मो अरे यार एक मिनट, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो है इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने निकाला उसका प्लाज्मिड, ठीक है। दूसरी तरफ इन्होंने क्या करा, डीएनए आइडेंटिफाई करा और उसमें से जो है किसको निकाल लिया, आपका जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने क्या करा, जिस आरी से जो है काट के किसको निकाला था, आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, उसी सेम आरी से जो है काटा गया किसको, आपके प्लाज्मिड को। किसके प्लाज्मिड को, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के। आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पता लगेगा कि यार हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों यूज करते हैं दोनों को काटने के लिए, समझ रहे हो, जिससे कि बेटा सेम साइड्स निकल के आए, जिससे वो सेम चिपक सकें। ये बात अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगी, बाद में जब मैं समझाऊंगा इसी के अंदर पता लगेगा, इसी टॉपिक में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर में तो नहीं पता लग पाएगा शायद, बट नेक्स्ट लेक्चर में पक्का पता लग जाएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप दोनों को जोड़ दोगे। जोड़ोगे कैसे, डीएनए लाइगेज की मदद से, ठीक। किसी के मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा सर हम ये प्लाज्मिड को काट क्यों रहे हैं, भैया इसलिए काट रहे हैं क्योंकि वहां जगह बनानी पड़ेगी, किसको लगाने के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लगाने के लिए। नहीं तो लगाओगे कहाँ भैया, चिपकाओगे कहाँ, समझ रहे हो। जब आप इसको चिपका दोगे तो क्या बन के आएगा, आपके आगे बन के आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि ये एक ऐसा डीएनए है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट जीन है। और जब आप इसे किसी होस्ट के अंदर, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे इसको इकोलाई के अंदर, और ट्रांसफरिंग की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे तो जो इकोलाई पहले क्या थी, एंटीबायोटिक
जैसे ही इकोलाई को मिलती थी तो इकोलाई मर जाती थी। अब इसके आने से इकोलाई नहीं मरेगी, यानी कि इकोलाई हो चुकी है आपकी ड्रग रेजिस्टेंट। जब इन्होंने डाला ये पूरा एक्सपेरिमेंट, मतलब बेसिकली उन्होंने इस तरीके से पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था और अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करा था। राइट, आपको समझ में आ गया? चलो देखो आगे, मैं भी आपको कुछ बताने वाला था, याद आ गया। मैंने जब आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया था तो मैंने आपको वहां पर एक बात बताई थी कि भैया हम इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो बैक्टीरिया है उसके पास जो है, आप देखते हो कि उसके पास डीएनए मौजूद है, समझ रहे हो, खुद का जेनेटिक मटेरियल उसके पास है। तो इसके अलावा फिर सर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल की क्या जरूरत पड़ी? आप एक चीज समझना, जो बेसिक आपका जो बैक्टीरिया के पास आपका जेनेटिक मटेरियल है वो उसको एसेंशियल फीचर प्रोवाइड कर रहा है जो उसकी लाइफ का सर्वाइवल करने के लिए जरूरी है। बट अगर उसको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, जैसे कि ई कोलाई को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर चाहिए था, क्या? जो हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू करा कि हमने उसको ड्रग रेजिस्टेंट बनाया, तो प्लाज्मिड भी इस तरीके से एक्स्ट्रा फीचर्स जो है देता है किसी बैक्टीरिया को। समझ में आ गया? वहां पर मैंने आपको बताया था जिसके पास प्लाज्मिड मिल रहा है दैट मीन्स उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, और सबके अंदर एक अलग अलग प्लाज्मिड मिलता है अलग अलग बैक्टीरिया में। इतना डिटेल में हमने वहां पर आपको पढ़ाया नहीं था, बट मैंने शायद आपको बताया था, इतना मुझे याद है। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या करा, थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड देता तो है एक्स्ट्रा फीचर्स पर, लेकिन वो एक्स्ट्रा फीचर जो हमें इसके अंदर देना था वो क्या देना था, ड्रग रेजिस्टेंट, इसलिए हमने काटा और ड्रग रेजिस्टेंट जीन इसके साथ जोड़ दिया। आओ चलो देखो, तो कौन कौन से दो साइंटिस्ट थे? एक थे आपके स्टैनले कोहान एंड हर्बर्ट बोयर, और इसके अलावा आपके थे भैया हर्बर्ट बोयर। तो इन दोनों ने, ईयर कौन सी थी आपकी, जो बच्चा ईयर थी, जो आपकी साल थी वो थी 1972। तो इन 1972 इन्होंने क्या चमत्कार कर दिया, इन्होंने जो है पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो मेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और कैसे बनाया? इन्होंने बनाया बाय लिंकिंग, इन्होंने बनाया, अरे यार ये क्या हो गया, देखो इन्होंने बनाया बाई लिंकिंग, किसको जोड़ के, बाई लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बाय लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसके साथ जोड़ा था, आपका जो है उसे अटैच करा था टू नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीमीरियम, टू नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, टू नेपिड प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी, अरे एक मिनट देखो टाइपिंग एरर हो रहा था अभी, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? इन्होंने किस तरीके से बनाया, अब मैं इसको जो है आपको जो है इमेज भी बना के दिखाऊंगा। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया भैया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को किसके साथ जोड़ा है इन्होंने, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ। तो आप इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। हो गया पॉज, कर लिया नोट, अब देखो आगे। तो देखो आप नेक्स्ट स्लाइड पर आओ, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर बनाओगे आप इस तरीके से साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये है आपकी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है ये आपका। अब इसके अंदर आप बनाओगे क्या, आप बनाओगे इसके अंदर, ये हो गया इसका प्लाज्मिड, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका प्लाज्मिड। तो अब आप क्या करोगे, इसके प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लोगे। तो आपने यहां से क्या करा, इसके प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट प्लाज्मिड। और जब प्लाज्मिड निकाल लोगे तो क्या प्लाज्मिड कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल इसका प्लाज्मिड बाहर आ गया। दूसरी तरफ हमने क्या करा, हमने जो है एक यहां पर लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, देखो
कहीं से निकाल के हम लाए होंगे, ये हमें नहीं जानना हम इसको कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो ये है आपका एंटीबायोटिक, ये है बच्चा आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, इसको जो है आपके जिस आरी से हम इसको काट के लाए हैं उसी आरी से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। और जब आप इसको काट दोगे तो क्या ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बताओ हाँ या ना। क्या ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, हाँ सर बिल्कुल कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको किसकी मदद से जोड़ देंगे, हम जो है डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देंगे। तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे डीएनए लाइगेज का, किसका, डीएनए लाइगेज का, जो कि आपका कौन है, जो कि आपका होता है बच्चों मॉलिक्यूलर ग्लू। अब जरा देखो, ये देखो, यही तो कलर था इसका, हाँ। अब क्या आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर दोनों आपको प्लाज्मिड का भी पार्ट दिख रहा है और जो है आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी दिख रहा है। दैट मीन्स ये हमारा बन चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये ड्रग रेजिस्टेंट जीन के साथ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आप यहाँ पर लिख दोगे ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको दिख रहा है, इसकी खासियत क्या है, विद ड्रग रेजिस्टेंट जीन, विद ड्रग रेजिस्टेंस, विद ड्रग रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक कह लो, ड्रग कह लो, बात सेम ही है, ठीक। किसी कोई समस्या तो नहीं है भैया एंटीबायोटिक ड्रग के अंदर। चलो आओ देखो आगे। अब आप इसके बाद क्या करोगे, जब यार ये बन चुका है तो अब आपके पास एक ही काम बचता है, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहीं पर ही इस प्रोसेस को दिखा देते हैं। आगे इसके बाद होगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, आगे इसके बाद होगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आप इसको ट्रांसफर कर दोगे किसके अंदर, होस्ट के अंदर। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। देख, तो इस तरीके से मैंने ले लिया यहाँ पर तेरा इकोलाई, ये क्या है तेरा, ये है तेरा इकोलाई। और इस इकोलाई में हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया, इस इकोलाई में हमने कर दिया ट्रांसफर। देख, अभी तेरा इसको बना देता हूं रिकॉम्बिनेंट। देख, तो ये दिख रहा है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने क्या करा, इस इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये इकोलाई कैसा हो गया, ये जो इकोलाई दिख रहा है ये कोई आम इकोलाई नहीं है, ये ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई है। ये कैसा है, ये ड्रग रेजिस्टेंट है, ड्रग रेजिस्टेंट है। कौन, ये इकोलाई। तो ये पूरा जो है वो एक्सपेरिमेंट था, इस तरीके से जो है उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले बनाया था। तो आप याद रखोगे किसने बनाया था, स्टैनले कोआन हर्बर्ट बोयर। कौन सी साल थी, 1972। जो है प्लाज्मिड किसका लिया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का लिया था। इसके अंदर कौन सा डिजायर्ड जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। फिर किसके अंदर जो है इन्होंने इसको डाला था, ट्रांसफॉर्मेशन करा था, इकोलाई के अंदर करा था। ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, पता होना चाहिए। इनसे जो सवाल बनेंगे वो यही बनेंगे। क्या आपको समझ में आ गया, बताएं हाँ या ना। अब आपको इतना समझ में आ गया है तो इसके बाद हम बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स जो हैं आपके लगते हैं। पॉज करो और नोट कर लो। जब तक आप नोट करते मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अब सबसे पहले तो मैं आपको टूल्स लिखाऊंगा। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यानी बायोटेक्नोलॉजी की, तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से सबसे पहले होता है कि भैया हमें डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने वाले कुछ एंजाइम्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, जिनको आप कहते हैं डीएनए इंजीनियरिंग एंजाइम्स, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि हैं आपके मॉलिक्यूलर सीजर। इसके बाद आपको चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम, और आपको चाहिए लाइगेजेज। लाइगेज क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू होते हैं आपके। ये हो गए आपके डीएनए इंजीनियरिंग एंजाइम। इसके अलावा जब आप इन डीएनए इंजीनियरिंग एंजाइम्स की मदद से क्या बना लोगे, आपने बनाया नहीं है अभी, आपने सिर्फ डिजायर्ड जीन को निकाल के तैयार कर लिया है। आप इसे वेक्टर के साथ जोड़ना भी चाहोगे ना, तो आपको वेक्टर की नीड होती है। वेक्टर कौन है, वेक्टर है आपका व्हीकल, वेक्टर है आपका व्हीकल, जो कि आपकी मदद कर रहा है किसके अंदर, आपका ये जो डिजायर्ड पीस है ना डीएनए का, जो जीन है डिजायर्ड जीन, इसको पहुंचाने में किसी होस्ट के अंदर। तो आपको होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए।
तो कुछ ये सारे टूल्स आपको लगते हैं किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो जरा देखो आप यहां पर अब जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 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 तो जरा देखो अब जो सबसे पहले आपको चाहिए वो क्या चाहिए, आपको चाहिए सबसे पहले डीएनए इंजीनियरिंग एंजाइम्स। डीएनए इंजीनियरिंग एंजाइम्स। डीएनए इंजीनियरिंग एंजाइम्स। डीएनए इंजीनियरिंग एंजाइम्स। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, इसके अंदर आपको चाहिए एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको चाहिए बच्चा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए भैया पॉलीमरेज एंजाइम्स। आपको चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम्स। और इसके अलावा आई एम सॉरी, और इसके अलावा आपको चाहिए लाइगेजेस। लाइगेजेस जैसे कि आपने अभी देखा था डीएनए लाइगेज। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स। ये क्या है आपके मॉलिक्यूलर सिजर। और लाइगेजेस को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू क्योंकि भैया जोड़ने में मदद करती है। और इसके अलावा क्या चाहिए भैया, वेक्टर भी तो चाहिए, वेक्टर के बिना काम कैसे होगा। और वेक्टर हो गया तो भैया होस्ट ऑर्गेनिज्म भी तो चाहिए। तो एक और जो थर्ड एंड फाइनल टूल है वो है अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म। और जो आपका वेक्टर है वो आपका है क्या, वो है आपका मॉलिक्यूलर व्हीकल। या मॉलिक्यूलर व्हीकल आपका एक वाहन है जो मदद कर रहा है आपका ट्रांसफर करने में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर, आपके होस्ट के अंदर। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो डीएनए इंजीनियरिंग एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ गया जिसके अंदर पॉलीमरेज एंजाइम आ गया और लाइगेजेस आ गए। फिर आपको वेक्टर चाहिए और होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, जिसमें से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो आपको एक बात पता है कि भैया जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आपका क्या करता है, सर वो कटिंग का काम करता है। पर ये ढूंढा कैसे गया होगा, सबसे पहले तो आपके मन में ये आना चाहिए ना यार इसकी रिसर्च कैसे हुई। चलो तो मैं आपको बताता हूँ ये आपके निकाले कहाँ से जाते हैं। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये जो है आपके प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया से हम जो है इनको लेते हैं। अब सर बैक्टीरिया के अंदर ये करते क्या है एक्चुअली में, ये गेम आपको अभी पता लगेगा, जरा देखना ध्यान से, ठीक है। जरा देखो, नोट कर लिया, देखो आगे। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, तो आप यहां पर डाल दोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हेडिंग डाल लो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखो अब हेडिंग है आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जरा देखना ध्यान से। मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी क्या, अभी मैंने आपको बोला कि भैया ये प्रोकैरियोट्स से मिलते हैं, यानी बैक्टीरिया से हम इनको आइसोलेट करते हैं, किसको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। जरा ध्यान से देखिएगा आप, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब सवाल ये आता है कि बैक्टीरिया के अंदर ये कर क्या रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब जरा देखना 1963 की बात है, ठीक है, अभी आपको सारे आंसर आपके मिलेंगे। तो इन 1963 क्या हुआ, 1963 में 1963 में क्या हुआ था जरा देखना। एक थी आपकी इकोलाई, हुआ क्या था उस इकोलाई में जो है आपके बैक्टीरियोफाज ग्रोथ करना चाह रहा था, ठीक। तो होता क्या है कि भैया दो एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इकोलाई के अंदर, उस इकोलाई में जो कि इसकी जो ग्रोथ होती है उसको होने नहीं देते, किसकी को, बैक्टीरियोफाज को। तो आखिर ये दो एंजाइम्स कर क्या रहे थे ये अभी आप जानोगे। तो मैंने क्या कहा आपसे, 1963 में क्या करा गया था, जो ई कोलाई थी उसके अंदर से दो एंजाइम्स को आइसोलेट करा गया, जो कि कर क्या रहे थे, जो आपकी बैक्टीरियोफाज होता है, बैक्टीरियोफाज जो होता है आपका,
उसकी जो है ग्रोथ नहीं होने दे रहे थे। बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज भैया वो वायरस है जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। ठीक है, पढ़ा भी था इन डिटेल बैक्टीरियोफाज के बारे में। तो उस बैक्टीरियोफाज की जो है ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। और जो रेस्पॉन्सिबल थे वो थे दो एंजाइम्स। अब जरा जानेंगे दो एंजाइम्स कर क्या रहे थे। सबसे पहले ये लिखो, इन 1963, तो 1963 में क्या हुआ? आपके दो एंजाइम्स थे, आप लिखोगे यहाँ पे टू एंजाइम्स। एक था आपका एंजाइम 1, दूसरा था एंजाइम 2। एक था आपका एंजाइम 1, दूसरा था आपका एंजाइम 2। अभी हम इनको एंजाइम 1 एंजाइम 2 के नाम से जो है डिनोट कर रहे हैं, बाद में आपको इनका नाम पता लगेगा। एक था आपका बच्चा एंजाइम 1, दूसरा था आपका एंजाइम 2। तो ये दोनों एंजाइम कर क्या रहे थे? ये दोनों एंजाइम जो है आपके रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इनहिबिट कर रहे थे किसकी ग्रोथ को? रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे किसको? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। भैया बैक्टीरियोफाज की जो है ग्रोथ नहीं होने दे रहे थे। कौन? ये दोनों एंजाइम्स। किसके अंदर? इन ई कोलाई, इन ई कोलाई, इचर्शिया कोलाई के अंदर। ठीक, इनको क्या करा गया? निकाला गया, वर आइसोलेटेड, वर आइसोलेटेड। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया, हाँ या ना? तो देख रहे हो, मतलब एक जो लंबी में लाइन लिखवा था उसको किस तरीके से बिल्कुल फ्लो चार्ट के अंदर जो है हमने क्या करा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जमा जमा के एकदम सेट। मतलब जब आप देखोगे ना इसको, देखते ही समझ में आ जाएगा यार कहानी क्या चल रही है। नहीं तो लंबी सी लाइन पढ़ो, भूल जाते हैं उसमें। तो क्या समझ में आया? 1963 में भैया हमने देखा नहीं, एक्चुअली हमने निकाला, एक्सट्रैक्ट करा, आइसोलेट करा किसको? दो एंजाइम्स को। एक था एंजाइम 1, एक था एंजाइम 2, जो कि बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोक रहा था। अब ये कर क्या रहे थे जरा देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं ई कोलाई का, फिर समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा था। जरा देखो, एक डायग्राम बनाया जाए बच्चा, किसका? आपका ई कोलाई का। देखो ये हो गई आपकी बच्चा कौन? ई कोलाई। ये हो गई आपकी इसर्शिया कोलाई। अब जरा देखते हैं, मैं इसके अंदर बना देता हूं भैया एक बैक्टीरियोफाज। मैं बना देता हूं एक भैया बैक्टीरियोफाज। जरा देख ध्यान से, एक मैं बना देता हूं भैया बैक्टीरियोफाज। क्या कुछ इस तरीके से दिखता है बैक्टीरियोफाज? हाँ सर, कुछ इस तरीके से ही दिखता है आपका बैक्टीरियोफाज। देख, अब ये बैक्टीरियोफाज क्या करता है? ये जो है अपना वायरल डीएनए अंदर की तरफ भेजेगा। अब जरा देख, इसका मैं डीएनए बना देता हूं, इसका जेनेटिक मटेरियल बना देता हूं, इसका क्या बना देता हूं? जेनेटिक मटेरियल। अब जरा देख ध्यान से, अब ये इस तरीके से अपना क्या कर रहा है? इस इकोलाई के अंदर अपना जो है जेनेटिक मटेरियल भेज रहा है। देख, इस तरीके से इसका कौन आ गया? जेनेटिक मटेरियल इस इकोलाई के अंदर आ गया। अब यहां पर प्रेजेंट है भैया आपके दो एंजाइम, जरा देखना अब क्या होगा। तो ये जो है इसके अंदर क्या कर रहा है? अपना जो है अपना जेनेटिक मटेरियल इसने छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, जो इकोलाई है क्या उसके पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल है? हाँ बिल्कुल है। ये बैक्टीरिया के पास भी तो खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा। जरा ध्यान से देखो, ये सपोज करो इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, और इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? क्या न्यूक्लियोइड कहते हैं? हाँ सर, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो भैया ये हो गया इकोलाई का खुद का न्यूक्लियोइड। अब जरा ध्यान से देखना, अब होता क्या है, यहां पर दो एंजाइम्स मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं दो एंजाइम्स। एक एंजाइम 1, जरा देखना ध्यान से, कलर कौन सा लिया जाए? आओ देखो, चलो कलर हम इसको ले लेते हैं। देखो, एक हो गया एंजाइम ये एंजाइम, एक हो गया ये आपका एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये एंजाइम करता है कटिंग, ये एंजाइम करता है कटिंग ऑफ डीएनए, ये एंजाइम करता है कटिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये एंजाइम जो मैंने स्टार शेप में आपका बनाया है, ये करता है कटिंग। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर यहाँ पर दो जेनेटिक मटेरियल है, एक है बैक्टीरियोफाज वाला जेनेटिक मटेरियल जो अंदर घुस के इसकी साइकिल को, इसके पूरे शरीर को कंट्रोल करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता है और इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। दूसरा है इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो स्टार शेप में आपने एंजाइम बनाया है, इसका काम होता है कटिंग करना, ठीक है। अब ये कटिंग इसको भी कर सकता है, अपने खुद के को भी, इसको भी कर सकता है। ये दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? अब इसके अंदर एंजाइम 2 का रोल होगा, जो आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा, इसको बताएगा कि भैया कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, जरा देखो, तो ये है इसका दूसरा एंजाइम, यहां पर आपका प्रेजेंट है दूसरा एंजाइम। जरा देखो,
ये जो मैंने स्क्वायर शेप में आपका बनाया है ये है सेकंड एंजाइम। ये क्या करता है, ये भैया ऐड करता है मिथाइल, ये करता है भैया ऐड करता है मिथाइल, ये ऐड करता है मिथाइल। और मिथाइल कहां पर ऐड करेगा, ये मिथाइल ऐड करता है अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल पर। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये करता है मिथाइलेशन, ये करता है भैया मिथाइलेशन। यानी कि जिस डीएनए पे मिथाइलेशन हो गया वो अपना डीएनए है, और जिस पर मिथाइलेशन नहीं हुआ वो पराया डीएनए है। तभी तो जो है आपके जो एंजाइम नंबर जो स्टार शेप में मैंने एंजाइम बनाया है उसको पता लगेगा किसको कटिंग करना है, तो उसे पता लग जाएगा जैसे ही फॉरेन जेनेटिक मटेरियल एंटर करेगा उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा तो वो उसको जाके कट कर देगा। ये वो दो एंजाइम्स थे जो इकोलाई के अंदर मिले थे। इस तरीके से ये जो है किसकी ग्रोथ को रोक रहे थे, बैक्टीरियोफाज की। तो दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक एंजाइम क्या करता है मिथाइलेशन करता है, किसका करता है, खुद के डीएनए का करता है। और दूसरा एंजाइम क्या करता है, अगर कोई फॉरेन डीएनए आता है तो वो क्या करेगा, कटिंग करेगा। और कटिंग किस बेसिस पर कर रहा है, जहां पर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये वो दो एंजाइम थे जो कि आपके इकोलाई के अंदर मिले, और ये इकोलाई के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं। अगर दोनों में से एक भी एंजाइम नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। अगर आप जो है जो आपको स्टार शेप में आपको जो स्टार शेप में एंजाइम दिख रहा है वो क्या है, आपका कटिंग का काम कर रहा है। कटिंग दैट मींस कटिंग वाले को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि स्टार शेप वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और जो आपका बॉक्स शेप का बच्चा आपको दिख रहा है वो है आपका मिथाइलेज, उस एंजाइम को हम कहते हैं मिथाइलेज। क्यों, क्योंकि ये करता है मिथाइलेशन, और ये मिथाइलेशन सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल का करता है। अगर दोनों में से एक भी गायब हो जाए तो समस्या हो जाएगी, इस बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा, इकोलाई को बर्बाद होना पड़ जाएगा। दैट मीन्स जो प्रोकैरियोट के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये एक्चुअली में जो है एक तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना, जिसको हमने वहां से निकाला गया और जो है खुद के हमने पर्पस के लिए इस्तेमाल करा। अगर इनकी डिस्कवरी नहीं होती तो आपकी बायोटेक्नोलॉजी को सोच पाना भी बहुत मुश्किल था। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। वापस से मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। इकोलाई 1963 में क्या करा गया, जो इकोलाई थी उसके अंदर से दो एंजाइम्स को आइसोलेट करा गया। अब इनको निकाला क्यों गया, क्योंकि ये जो है आपके बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोक रहे थे। किस तरीके से रोक रहे थे, एक एंजाइम था मिथाइलेज, दूसरा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मिथाइलेज क्या करता है, खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, जिससे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पता लग जाए कि भैया अपना जो डीएनए है वो कौन सा वाला है, मिथाइलेटेड डीएनए है। दैट मीन्स मिथाइलेटेड जेनेटिक मटेरियल अपना है, उस पर कटिंग का एक्शन नहीं करना है। जैसे ही फॉरेन डीएनए आता है किसका, बैक्टीरियोफाज का, जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है इकोलाई के अंदर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उसको जाके धड़ धड़ काट देगा, क्योंकि वही उसका काम है। उसने आइडेंटिफाई कैसे करा, उसने आइडेंटिफाई इस तरीके से करा क्योंकि क्योंकि उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है। किसके पास नहीं है, आपके बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल के पास। तो देखो ये इस तरीके से इसकी क्या कर देगा, कटिंग कर देगा, इस तरीके से ये इसकी कटिंग कर देगा। समझ में आ गया, चलो अब देखो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। एंजाइम्स भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये स्टार शेप वाला एंजाइम, ये है आपका आर ई, इसको आप कहते हो आर ई, जो कि है आपका कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या कह रहे हैं हम इसको, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से ये है आपका मिथाइलेज। इस एंजाइम को हम कहते हैं मिथाइलेज, मिथाइलेज, इस एंजाइम को हम कहते हैं मिथाइलेज। अभी लिखूंगा, मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो इस बात को। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल किसका, इकोलाई का, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो मैं हटूं एक बार, आप क्या करोगे, इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। तो आपको समझ में आ गया मिथाइलेज क्या कर रहा है भैया, मिथाइलेज मिथाइलेशन कर रहा है, किसका कर रहा है, अपने खुद के एंजाइम का खुद के जेनेटिक मटेरियल का कर रहा है। पॉज करो और नोट करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको लिखवा देता हूं एंजाइम 1 एंजाइम 2 क्या कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो एंजाइम 1 एंजाइम 2 करके मैं आगे लिखाऊंगा ना, ये मैंने माना ही है, फिक्स नहीं है कि एंजाइम 1 जो है आपके, कि भैया एंजाइम 1 किसका नाम दिया गया, आरी का दिया गया, नहीं, ये तो मैंने सपोज करा है भाई, एंजाइम 1 एंजाइम 2, समझो, आप कुछ भी मान सकते हो, समझ रहे हो। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा एक है आपका एंजाइम 1, एक है आपका एंजाइम 2, एक है आपका बच्चा एंजाइम 1, मैंने दो एंजाइम माने ना, और सेकंड है आपका एंजाइम 2। तो एंजाइम 1 क्या कर रहा है, एंजाइम 1 आपका एडिशन कर रहा है। अब जरूरी थोड़ी है एडिशन वाले को ही आप जो है क्या मानोगे,
एंजाइम 1, एडिशन किसका कर रहा है, मिथाइल ग्रुप का कर रहा है, यानी मिथाइलेज एंजाइम 1 है, ये कोई गारंटी थोड़ी है, ये तो मैंने यहाँ पर सपोज करा है। ठीक है, आपको कोई एज इट इज रटना नहीं है कि यार एंजाइम 1 जो सर ने बताया था वही मिथाइलेज है, एंजाइम 2 आ रही है, नहीं भैया, एंजाइम 1 को आ रही रख लो और मिथाइलेज को जो है क्या रख लो, एंजाइम 2 रख लो, कोई ऐसी कोई लोड नहीं है भैया। अभी जो भी बच्चे ऐसा गलत समझ जाते हैं भैया, अपने मन से बना लेते हैं। तो एंजाइम 2 क्या कर रहा है, कटिंग। देखो एंजाइम 1 क्या ऐड करता है, एंजाइम 1 भी जहां पर एडिशन की बात आ रही है दैट मींस वहां पर मिथाइलेशन हो रहा है, यानी कि मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, मिथाइल ग्रुप ऐड, मिथाइल ग्रुप टू सेल्फ ऐड, मिथाइल ग्रुप टू ओन जेनेटिक मटेरियल, एडिंग मिथाइल ग्रुप टू ओन जेनेटिक मटेरियल, टू ओन जेनेटिक मटेरियल टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट इट, to protect it from the action of RE, to protect it from the action of RE, from the action of RE, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एंडोन्यूक्लियस के एक्शन से बचाने के लिए जो है आपके जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर एडिंग हो रही है किसकी, मिथाइल ग्रुप की। और इसी एंजाइम को हम क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे एंजाइम नोन एज, या फिर एंजाइम कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उस एंजाइम को, उस एंजाइम को हम कहते हैं भैया मिथाइलेज, मिथाइलेज, जो कि हमने बॉक्स शेप में बनाया था, या आप कह सकते हो स्क्वायर शेप, राइट। आपको समझ में आ गया। अब जरा देखो जो कटिंग कर रहा है, कटिंग किसकी हो रही है, कटिंग हो रही है भैया नॉन मिथाइलेटेड की, नॉन मिथाइलेटेड, नॉन मिथाइलेटेड वायरल, नॉन मिथाइलेटेड वायरल जेनेटिक मटेरियल, नॉन मिथाइलेटेड वायरल जेनेटिक मटेरियल, जो कि है आपका बैक्टीरियोफाज का। और यहां पर एंजाइम को हम क्या कह रहे हैं, तो आप यहां पर लिखोगे एंजाइम कॉल्ड, कौन कर रहा है ये एंजाइम, क्या नाम है उसका, एंजाइम कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। बताओ क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। बताओ जो जो मैंने कहानी बताई थी क्या वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया है, जिससे कि आपको डायग्राम से तो समझ में आ ही जाए, साथ ही साथ जो है आपके आपके पास लिखा भी हुआ हो, ठीक। बट अगर आपने अपने डायग्राम अपने माइंड में सेट कर लिया ना, यकीन मानो, मतलब पूरी बायो आप डायग्राम के थ्रू ही कर सकते हो, राइट। अब जो है मुझे आपको कुछ नोट डलवाने हैं, बट पहले आप इसको नोट कर लो, हो गया। तो मैंने आपको एक बात बताई थी भैया कि ये जो आपके आरी होते हैं इनको हम कहाँ से निकालते हैं, हम इनको ऑब्टेन करते हैं प्रोकैरियोट से, यानी बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया में ये क्या कर रहे हैं, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म जो है क्या कर रहे हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म का पर्पस है उसको फुलफिल कर रहे हैं, कौन, ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। और अब तक जो है लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट करा जा चुका है, लगभग फ्रॉम किन से निकाला गया है, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से 900 आरईस को निकाला गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ऐसा नहीं है कहीं भी जाके कट लगा देते हैं, नहीं, इन सबका एक एक जो है क्या कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है। अभी आपको पता लगेगा आज के ही लेक्चर में रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस किसे कहते हैं, यानी कि जब ये क्या करते हैं, ये इंस्पेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, जो आपको पता है आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये क्या करते हैं उस स्ट्रैंड की जो होता है उस स्ट्रैंड को इंस्पेक्ट करते हैं, और अपना जो बेसिक जो इनका जो होता है एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस उसको ये ढूंढते हैं। जब इनको वो अपना रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस मिलता है तब ये कटिंग करते हैं। इनका कटिंग करने का स्टाइल भी होता है जो कि हम आगे बताएंगे, आप पढ़ोगे स्टिकी एंड के बारे में, ब्लंट एंड के बारे में, समझ में। अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्या होता है। तो ये जो आपके 900 आ रही है ना, इन सब का अपना खुद का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, यानी सबका अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। क्या आपको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। ठीक है, देखो नोट कर लो, हो गया नोट, आओ देखो, तो दो नोट और डाल लो, उसके बाद जो है आप देखो, तो आप क्या करोगे, यहां पर डालोगे एक नोट,
तो नोट में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये जो आपको आर ई दिख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो आपको आर ई दिख रहे हैं इनको कहाँ से ऑब्टेन करा जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया से निकाला जाता है, यानी कि बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। अभी अभी आपने देखा ना, एशर्शिया कोलाई से निकाल के लाए थे। दूसरा देखो, इनका नेचुरल रोल क्या है, इनका जो नेचुरल रोल है, इनका जो आपका नेचुरल रोल है वो क्या है, डिफेंस पर्पस जो है ये सर्व करते हैं, किसके लिए, आपके बैक्टीरिया के लिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा, ये जो आर ई आपको दिख रहे हैं इनका क्या रोल है, इनका क्या पर्पस है, इनका जो नेचुरल रोल है वो होता है, ये जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स एक्ट एज, एंजाइम्स एक्ट एज, एंजाइम एक्ट एज डिफेंस, एंजाइम एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म, एंजाइम एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, अगेंस्ट फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, अगेंस्ट फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, भैया जो बाहर से आने वाला जेनेटिक मटेरियल है उसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। ये आ रही क्या करते हैं उसकी भैया, कटिंग कर देते हैं, पीसों में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। लाइक वायरल डीएनए, जैसे कि आपने अभी देखा था वायरल डीएनए, वायरस का डीएनए, या वायरल जेनेटिक मटेरियल, लाइक वायरल जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा सही शब्द है, लाइक वायरल जेनेटिक मटेरियल, लाइक वायरल जेनेटिक मटेरियल। और किस तरीके से करते हैं, बाय कटिंग इट अप, बाय कटिंग इट अप, बाय कटिंग इट अप, ये इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इस तरीके से ये जो है अपना काम करते हैं। बताओ हाया ना, क्या आपको ये नोट समझ में आ गया, नोट समझ में आ गया, पॉज करो और नोट कर लो इसको, हो गया पॉज कर लिया नोट, तो आओ चलो अब देखो अगला नोट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, लगभग 900 आरईज को क्या कर लिया गया है, अब तक निकाल लिया गया है। तो आप लिखोगे यहां पर टिल नाउ, टिल नाउ, अब तक लगभग 900 जो आपके आरईज हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, उनको क्या कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया है, आइसोलेट, आइसोलेट फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ, फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ, फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, लगभग बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से आपके 900 आरईज को निकाला गया है। और जो जो आपका ईच आर ई है, यानी 900 जो आ रही है, तो इनके अपने खुद के अलग अलग क्या है बच्चा, डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अभी आपको पता लग जाएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, धीरे धीरे एक एक करके जो है बेटे बच्चा परत खुलेंगी, एक एक करके आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है। कभी जब हमें इंतजार करना होता है, देखो तो आप आगे लिखोगे ईच ऑफ विच, ईच ऑफ विच, ईच ऑफ विच recognize, each of which recognize, each of which recognize different, each of which recognize different recognition sequence, recognition, recognition sequence। बताओ क्या आपको समझ में आ गया है ना, शायद ये वाली लाइन आपको भी समझ में नहीं आई होगी कि सर ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है। जब मैं इनकी आपको वर्किंग बताऊंगा कि आपका आर ई किस तरीके से वर्क करता है, तब आपके जो है दिमाग में सारी चीजें क्लिक कर जाएंगी, राइट। तो आप पॉज करोगे और इसको नोट करोगे। हो गया पॉज। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे नॉमेनक्लेचर ऑफ आर ई। अब आप देखोगे कि भैया ये जो आर ई बार बार चिल्ला रहे हैं, ये 900 आर ईज निकाले गए, तो भैया नाम भी तो होगा सबका अलग अलग, ऐसा थोड़ी है सबको आर ई कह देंगे।
तो इनका जो है नाम किस तरीके से जो है रखा जाता है, उसके नेम्स क्या हैं, तो वो देखते हैं। चलो आओ, तो आप डालोगे नॉमेनक्लेचर ऑफ, आप डालोगे बच्चा यहाँ पर हेडिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ restriction endonuclease, nomenclature of restriction endonuclease, nomenclature of restriction endonuclease। जरा देखो ध्यान से। अब जो है हम बात करते हैं आरई का किस तरीके से जो है नॉमेनक्लेचर करा जाता है। पहले आप जरा रूल्स लिख लो, ठीक है। तो जहां पर जो आपको फर्स्ट लेटर दिखेगा, यहाँ पर जो आपको भैया फर्स्ट लेटर दिखता है, जैसे मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, पहले आप लिख लो। फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पर क्या बताएगा, फर्स्ट लेटर आपका इंडिकेट करता है, फर्स्ट लेटर बच्चा आपका इंडिकेट करेगा, उनको बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ये तो बात आपको पता लग गई। तो ये फर्स्ट लेटर इंडिकेट करता है आपका बैक्टीरियल जीनस, कि भैया बैक्टीरिया का जीनस बता दो कौन सा है, वो आपको पहले जो शब्द होगा उससे पता लग जाएगा। आगे देखो, सेकंड एंड थर्ड लेटर क्या डिनोट करते हैं, सेकंड एंड थर्ड लेटर क्या इंडिकेट करते हैं, सेकंड एंड थर्ड लेटर आपके इंडिकेट करते हैं किसको, बताओ कि भैया स्पीशीज क्या है। जीनस तो पता लग गया, स्पीशीज भी तो बता दो बैक्टीरिया की। तो स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कौन बताते हैं आपके, सेकंड एंड थर्ड लेटर बताते हैं। इसके अलावा जरा देखो, इसके बाद आपको देखने को मिलता है इसी के नॉमेनक्लेचर में फोर्थ लेटर, फोर्थ लेटर। अब फोर्थ लेटर क्या बताता है, क्या इंडिकेट करेगा फोर्थ लेटर, तो फोर्थ लेटर इंडिकेट करता है भैया स्ट्रेन, कि भैया उस बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन है। तो ये बताता है आपका स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, फोर्थ लेटर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, यानी कि एक बैक्टीरिया के कई सारे स्ट्रेन हो सकते हैं, और उन एक स्ट्रेन के अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही आरई मिलेगा, कई सारे आरई मिल सकते हैं, समझ रहे हो। एक स्ट्रेन से क्या पता 4 आरई मिल जाए, 5 आरई मिल जाए। तो एक यहाँ पर रोमन न्यूमेरिकल आपको और देखने को मिलेगा, एक रोमन संख्या और देखने को मिलेगी, जो कि बताएगी ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, यानी कि वो किस ऑर्डर में निकाला गया है, द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के उस स्ट्रेन से किस कौन से, मतलब जो अगर जो सपोज करो कोई एक बैक्टीरिया है, उसका कोई एक स्ट्रेन है, उसमें से सबसे पहला एक आरई निकाला गया तो उसको मैंने फर्स्ट दे दिया। उसी स्ट्रेन में से अगर दूसरा आरई निकाला जाता है तो उसको हम सेकंड नाम देंगे, यानी उसका जो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन होगा वो सेकंड होगा। अगर थर्ड निकाला जाएगा तो उससे हम कहेंगे थर्ड। क्या आपको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना, समझ में आ गया। देखो इसके अलावा आपको नॉमेनक्लेचर में देखने को मिलेगा रोमन न्यूमेरिकल। अभी इसका एग्जांपल दूंगा तो मैं और क्लियर होगा, यानी एक रोमन संख्या देखने को मिलेगी, आपके रोमन नंबर्स होते हैं ना, वन आप लिखते हो, आपको पता होगा न्यूमेरिकल्स। कभी कभी मुझे लगता है मैं ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को। देखो आ जाओ, रोमन न्यूमेरिकल। तो रोमन न्यूमेरिकल क्या शो करेगा आपको, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, चलो नीचे लिख भी देते हैं। तो भैया जो आपका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है वो क्या है, जो आपका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है वो क्या है, वो है एक्चुअली में ऑर्डर इन विच, ऑर्डर इन विच, यानी भैया किस ऑर्डर में, किस नंबर पे वो निकाला गया है, द ऑर्डर इन विच, ऑर्डर इन विच, ऑर्डर इन विच द एंजाइम, ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड, द एंजाइम वर आइसोलेटेड। देखो वर लिख रहे हैं, एंजाइम्स आएगा भैया। ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट, फ्रॉम दैट, फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि एक जो बैक्टीरिया दे रखा है उसके कई सारे स्ट्रेन होते हैं भैया, तो किसी एक स्ट्रेन में से भैया जो है आपको पता है एक स्ट्रेन में से कई सारे जो है आपके आरईज निकाले जा सकते हैं। तो किस नंबर पर निकाला गया है, कौन से नंबर पर निकाला गया है, वही है उसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया भैया। फर्स्ट लेटर आपका बैक्टीरियल जीनस बताएगा, सेकंड एंड थर्ड लेटर आपका बैक्टीरिया की स्पीशीज बताएगा, फोर्थ लेटर आपका बैक्टीरिया का स्ट्रेन बताएगा, और रोमन न्यूमेरिकल आपको ये बताएगा कि भैया उस बैक्टीरिया के उस स्ट्रेन में से
आपके कौन से नंबर पर ये निकाला गया है। समझ में आ गया। अब सपोज करो किसी एक स्ट्रेन में से आपके 4 निकाले गए और 5वां भी हमें वहीं पर मिल गया, तो जो 5वीं बार निकाला जाएगा उसको आप क्या कहोगे, 5th वाला कहोगे। समझ में आ गया। यानी कि फिर उस कंडीशन के अंदर आपको पता होगा कि जो आपके फर्स्ट लेटर, सेकंड एंड थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर है वो सेम रहेंगे भैया, सिर्फ रोमन न्यूमेरिकल बदल जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, बताओ हाँ या ना। जैसे आपको पता लगेगा एक हिंद 1 एक हिंद 2, तो हिंद 1 को पहले निकाला गया, हिंद 2 को बाद में आइसोलेट करा गया। समझ लो इसके अंदर बैक्टीरिया का जीनस, बैक्टीरिया की स्पीशीज और बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है वो सेम है, हिंद 1 और हिंद 2 का। 1 और 2 ये बता रहे हैं कि फर्स्ट जो है सबसे पहले आइसोलेट करा गया, समझ रहे हो, और जो सेकंड वाला है उसको बाद में आइसोलेट करा गया। क्या आपको समझ में आ गया हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। देखो तो ऐसा करो, तुम इसे पॉज करो और नोट करो, इसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। पॉज करो और नोट करो। हो गया, आओ देखो। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। एग्जाम्पल से जितना बेहतरीन समझ में आता है उतना किसी से नहीं आता। एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जो कि होगा आपका इको R1। इको R1, ये आपको आई नहीं है भैया, ये रोमन न्यूमेरिकल है और ये 1 है, ठीक है। जिसमें से ये जो आपको दिख रहा है ई, ये क्या है, फर्स्ट लेटर है। और फर्स्ट लेटर क्या बताता है सर, बैक्टीरियल जीनस को बताता है। किसको बताता है, आपके बैक्टीरियल जीनस को। ये बताता है सर आपके बैक्टीरियल जीनस को। जो आपके सेकंड एंड थर्ड लेटर है यानी CO, ये बताते हैं आपकी स्पीशीज को। और जो आपको थर्ड लेटर दिख रहा है दैट इज R। आर क्या डिनोट कर रहा है, आर स्ट्रेन बता रहा है कि भैया ये बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन है भैया। और जो आपको फर्स्ट दिख रहा है दैट इज ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब जरा इसको जो है इन डिटेल लिखते हैं, ये इको R1 है क्या, ये इको R1 आखिर है क्या, इसका नाम क्या है पूरा, जरा देखो। तो भैया जो ई बैक्टीरियल जीनस है, ई किसको बता रहा है, ई बता रहा है इसर्शिया, इसर्शिया को, यही इसर्शिया कोलाई को बता रहा है। ई बता रहा है आपका इसर्शिया कोलाई को। ये स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, इसर्शिया की देख लेना एक बार, कोई बात नहीं। इसर्शिया। CO क्या बता रहा है, स्पीशीज को। स्पीशीज क्या है आपकी, कोलाई। इसका स्ट्रेन क्या है, इसका जो स्ट्रेन है भैया वो है आपका RY13। स्ट्रेन है भैया इसका RY13। तो क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ। ये क्या है, ये है आपका जीनस। कोलाई क्या है भैया आपकी स्पीशीज। और RY13 क्या है, RY13 जो है वो है आपका स्ट्रेन भैया, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। देख रहे हो, हमने इसमें क्या करा, इसर्शिया जीनस है, ठीक है। तो इसर्शिया जो है जीनस है, उसकी एक स्पीशीज है जिसका नाम है कोलाई, उसका एक स्ट्रेन है जिसका नाम है RY13। इसमें से जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया उसको कहा गया इको R1। और 1 क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जो इसर्शिया में से ई, इसर्शिया का जो ई है वो है बैक्टीरियल जीनस, कोलाई का जो C और O है वो है आपका स्पीशीज, RY13 का जो R है वो है इसका स्ट्रेन बता रहा है, और फर्स्ट आपको बता रहा है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। बताओ हाँ या ना। क्या आपको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि भैया सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, बताऊं। चलो आओ देखो, पॉज करो नोट कर लो इसको। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था जिसको निकाला गया, ढूंढा गया, समझ रहे हो। देखो नोट डालो। तो सबसे पहले आपका निकाला गया वो था आपका बच्चा हिंद 2। हिंद 2 आपका फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। आपके मन में भी डाउट नहीं आ रहा, सब बच्चों के मन में डाउट आता है सर, आप कह रहे हो अभी आपने एक टर्म का यूज करा कि हिंद 2 जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको निकाला गया, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच वाज आइसोलेटेड,
विच वाज आइसोलेटेड, जिसको निकाला गया, विच वाज आइसोलेटेड। अब सर आपने कहा कि इसको सबसे पहले निकाला गया, तो सर इसको हिंद टू नाम कैसे पड़ गया? यानी ये सेकंड है, ये तो सर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताता है, और इसको निकाला अगर सबसे पहले गया तो इसका नाम तो फर्स्ट देना था, इसको सेकंड कैसे दे दिया? तो भैया निकला तो एक्चुअली में हिंद वन था पहले, पर लेकिन हिंद वन, जो हिंद वन है वो आपका भैया रिस्ट्रिक्शन यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल ही नहीं होता है। और दूसरा जो आपका हिंद टू है इसको कैरेक्टराइज करा गया था आफ्टर 5 years लेटर, जो इसको समय लगा था भैया कैरेक्टराइज करने में। समझ में आ गया? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद टू को कहते हैं। हिंद वन जो है बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होता है, निकाला तो इसको दूसरे नंबर पर ही गया था, पर लेकिन पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम हिंद टू को ही कहते हैं। राइट, समझ में आ गया? हिंद वन को हम इस्तेमाल नहीं करते। और इसको कैरेक्टराइज कब करा गया? आफ्टर 5 years, बट कैरेक्टराइज्ड, बट कैरेक्टराइज 5 years लेटर, बट कैरेक्टराइज 5 years लेटर। ये 5 साल बाद इसको जो है कैरेक्टराइज करा गया। समझ रहे हो? ठीक है, अब जरा हिंद टू के बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? ये जान लेते हैं भैया नाम क्या क्या है। जो एच है वो आपको पता है क्या डिनोट करता है? एच भैया बताता है आपकी किसको? जीनस को। और यहाँ पर जो जीनस है वो है हीमोफिलस, हीमोफिलस। जो यहाँ पर जीनस है वो है आपका बच्चा हीमोफिलस। जो आपका आई एन है वो क्या है? वो है आपका, वो है आपकी स्पीशीज। और स्पीशीज कौन सी है? स्पीशीज है आपकी इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और जो आपको डी दिख रहा है वो क्या है? वो है भैया आपका स्ट्रेन। डी क्या है भैया? डी है आपका स्ट्रेन। और जो सेकंड आपको दिख रहा है वो है आपका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो हीमोफ्लस क्या है बच्चा आपका? हीमोफ्लस जो है आपका वो क्या है? वो है आपका जीनस। इन्फ्लुएंजा क्या है? आपकी स्पीशीज। बताओ समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ या ना? क्या आपको समझ में आ गया हिंद टू के बारे में? अब मैं बताऊंगा हिंद टू का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। इससे आपको दो चीज पता लग जाएंगी। एक तो हिंद टू का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस पता लग जाएगा, दूसरा आपको ये पता लग जाएगा कि भैया रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता क्या है। आपको पता है ना बच्चा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सेकंड स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इतनी चीजें तो आपको आती होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं आती हैं तो आप अभी याद कर लेना, बाद में जब मैं आपको जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा उसके अंदर बूम बेहतरीन तरीके से डीएनए सेट कर देंगे दिमाग में, अलग लेवल पे। समझ में आ गया? बताओ है ना? पॉज करो और इसको नोट करो। अब जरा हिंद टू के बारे में बात करते हैं। हिंद टू आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है? तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल को है भैया कट करता है, ऐसा नहीं है कहीं भी जाएगा कहीं से भी कोई भी कट लगा देगा, नहीं। इसका एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जिसको वो सबसे पहले जाता है डीएनए की स्ट्रैंड जो है उसकी पूरी पूरी लेंथ को जो है इंस्पेक्ट करता है। जब इसको अपना एरिया मिलता है वहां पर अपना एक्शन दिखाता है और कट कर देता है आपके स्ट्रैंड को दोनों, ठीक है? जरा देखो, तो यहां पर आप लिखो जो भैया हिंद टू है, हिंद टू जो कि आपका क्या है? आपका आर ई है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। वो क्या करता है? वो कट करेगा। वो आपका क्या करेगा? कट करेगा। किसको कट करेगा? आपके डीएनए मॉलिक्यूल को। ये कट करेगा आपके बच्चा डीएनए मॉलिक्यूल को। और ऐसे नहीं है कहीं भी कट कर देगा, कट डीएनए मॉलिक्यूल बाय रिकॉग्नाइजिंग, बाय रिकॉग्नाइजिंग, बाय रिकॉग्नाइजिंग। क्या रिकॉग्नाइज करता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, यानी कि ये 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढता है। कौन? हिंद टू। अब देखो हिंद टू जो है वो 6 बेस पेयर का ढूंढता है।
जनरली आप देखोगे तो 6 to 8 बेस पेयर जो है आरी का जो है सीक्वेंस होता है जिसको वो ढूंढता है काटने के लिए, बट हिंद 2 का जो है वो 6 बेस पेयर का होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। थोड़ा एडिशनल हो जाएगा बट याद रखो, एडिशनल नहीं मतलब याद रखना है आपको, ठीक है। देखो, बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक by recognizing specific sequence of 6 बेस पेयर्स। अब बेस पेयर तो भैया आपको पता होंगे, बताओ है या ना, बेस पेयर तो आप जानते होंगे, ठीक है। देखो, और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है आप लिखोगे आगे, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस नोन एज, इसी को हम कहते हैं क्या, नोन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, नोन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, भैया इसी को कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। हिंद 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस मैं अभी आपको बता देता हूं, ये देखो, तो आप लिखो रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2, रिकॉग्निशन। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखेंगे इसको, पहले आप इसको लिख लो। क्या आपको समझ में आ गया? हिंद 2 क्या है? आपका एक आरई है जो कि डीएनए मॉलिक्यूल को कट करेगा, ऐसे नहीं है कहीं भी कट कर देगा। ये क्या करता है, पूरी डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढता है जो कि हिंद 2 का 6 बेस पेयर का होता है, जो कि अभी आपको पता लग जाएगा कौन सा है। ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है इसी को कहा जाता है रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। हाँ या ना बताओ, समझ में आ गया? अब हिंद 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस आप नेक्स्ट स्लाइड पर लिखो, यहां पर लिखो रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2, रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2, रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2, फॉर हिंद 2। तो आपको इतना तो पता होगा बच्चा, एक तो होते हैं आपके प्यूरिन्स, एक होते हैं पिरिमिडीन्स। क्या आप इतना तो जानते हो? बताओ हाँ या ना। आप इतना तो जानते होंगे। देखो, इस तरीके से आपका क्या होता है, शुगर होती है भैया, शुगर से आपके अटैच है कौन, नाइट्रोजनस बेस, और यहीं पर आपके अटैच है कौन भैया, फॉस्फेट। समझ में आ गया हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। इसी से तो लगातार मिलते मिलते आपके न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की भैया बताते हैं, एक आपका स्ट्रैंड बन गया, दो स्ट्रैंड बन गए, दोनों स्ट्रैंड के जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इससे जो है आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप कहते हो डबल स्ट्रैंडेड। बताओ हाँ या ना? समझ में आ गया? एक बार तुम्हें मैं बना के दिखाऊं, चलो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, नेक्स्ट पेज पर आप डालो, आप यहां पर लिख लो। चलो, एक होते हैं बच्चा आपके प्यूरिन्स, एक होते हैं बच्चा आपके प्यूरिन्स। प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? प्यूरिन है आपका एडिनिन एंड ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन, ठीक है। फिर आते हैं भी आपके पिरिमिडीन्स, इसमें आता है भैया आपका साइटोसिन, आता है आपका थाइमीन, और आपका आता है बच्चा यूरेसिल, आपका आता है भैया यूरेसिल, ठीक है। एडिनिन को जो है हम ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से करते हैं, ठीक है। साइटोसिन को सी से करते हैं, थाइमीन को टी से करते हैं, और यूरेसिल को यू से करते हैं, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या ना। और आप जब आप डीएनए को देखते हो तो आपको डीएनए में कौन कौन देखने को मिलेगा? डीएनए में आपको देखने को मिलते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। जबकि आरएनए में आपको देखने को मिलते हैं कौन भैया? आपको देखने को मिलेगा एडिनिन, ग्वानिन, यानी कि प्यूरिन्स तो सेम मिलते हैं, बट जब हम बात करते हैं पिरिमिडीन्स की तो साइटोसिन मिलेगा और आपका यूरेसिल मिलेगा, यानी कि थाइमीन नहीं मिलता।
जिसमें से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से जो है आपके बेस पेयर बनते हैं, जरा देखो ध्यान से। इसके अलावा कौन किसके साथ आपकी बॉन्डिंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो एडिनिन है वो आपका डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थाइमीन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड है भैया ये। और ग्वानिन आपका जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और ये भैया AT और GC मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये कहानी किसकी है, ये DNA के लिए है, ये DNA के लिए है। और ये बनते कैसे हैं जरा ये भी मैं आपको इस पर इस स्लाइड पर बता देता हूँ, जरा ध्यान से आप देखिएगा। ये देखो इस तरीके से एक स्ट्रैंड हो गया आपका, और एक स्ट्रैंड इस तरीके से आपका हो गया। जरा देखो एक स्ट्रैंड को मैं मान लेता हूं भैया 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो दूसरे स्ट्रैंड की जो है बेटा एंटी पोलरिटी होगी, बताओ हाँ या ना, क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर क्या प्रेजेंट है भैया, यहां पर प्रेजेंट है आपकी शुगर। देखो इस तरीके से ये हो गई आपकी भैया शुगर, जरा ध्यान से देखना, ये होगी भैया आपकी शुगर। इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट भैया क्या, आपका फॉस्फेट। और यहां से निकले हुए क्या है भैया, बेस पेयर, क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। बेस पेयर तो भी बनेंगे भैया, ये हो गए नाइट्रोजनस बेसिस। अब होता क्या है, देखो यहाँ इनके बीच में आपको बॉन्डिंग देखने को मिलती है इस तरीके से जो है, जब कई सारे, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं भैया एक, जब आपका शुगर किसके साथ जुड़ गया, नाइट्रोजनस बेस, और फॉस्फेट इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं तब जाके एक स्ट्रैंड DNA का बनता है। ऐसे ही सामने वाला एक स्ट्रैंड बनेगा, दोनों स्ट्रैंड जो है बेटा क्या करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, AT के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, GC के साथ जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तब जाके जो है इस तरीके से आपको डबल स्ट्रैंडेड DNA देखने को मिलता है। बताओ जितना बेसिक यहाँ पर जरूरत थी उतना मैंने आपको बता दिया, क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, आपको समझ में आ गया। जो आपका प्यूरिन है किसके साथ आपकी बॉन्डिंग शो कर रहा है, पिरिमिडीन के साथ, जिसमें से आपका जो एडिनिन जो है आपका वो किसके साथ शो करता है बाइंडिंग, आपकी थाइमीन के साथ। और जो आपका ग्वानिन है वो आपके साइटोसिन के साथ बाइंडिंग शो करता है। RNA के लिए जो यहाँ पर A की जगह आपको पता है T तो होता नहीं है, तो T की जगह वहां पर U प्रेजेंट है, तो A के साथ एडिनिन के साथ यूरेसिल जो है बाइंडिंग शो करेगा इसमें RNA में। ये वो बच्चों ये पूरा वो बेसिक है जो आपको यहाँ पर समझने के लिए इसको चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर हेडिंग भी डाल देता हूँ, ये है आपका बेसिक्स, ये है भैया आपका बेसिक्स। बाकी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बता दूंगा। तो आपको समझ आ गया प्यूरिन्स कौन है, एडिनिन, ग्वानिन, पिरिमिडीन्स हैं साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। RNA में आपको एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन मिलेंगे। दैट मीन्स आपको एक बात क्लियर है कि भैया प्यूरिन्स कभी नहीं बदलते, ठीक है। RNA के अंदर फर्क इतना है कि भैया जो आपका पिरिमिडीन है वो थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। और जब मैं DNA में बात करता हूं तो आपको कौन कौन से मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे प्यूरिन्स तो दोनों मिलेंगे भैया, A और G। और जो है पिरिमिडीन्स कौन से मिलते हैं, C और T, जिसमें से बाइंडिंग जो शो करते हैं A T के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और G ट्रिपल बॉन्ड C के साथ जुड़ता है। इस तरीके से बेस पेयर्स बनते हैं। क्या आपको समझ में आ गया, है या ना, मुझे इतना बताओ। चलो देखो ये याद रखना, क्योंकि अब मैं इसके बाद जब आपको सीक्वेंस बनाऊंगा इसका एक मैं वो बना देता हूं दूसरा आप खुद बना के दिखाओगे मुझे, जरा देखो। अब देखो मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला एंड बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये एंड दूसरा कौन सा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जरा देखो इसका कौन सा सीक्वेंस होता है, तो इसका जो सीक्वेंस होता है पहले आता है आपका G, फिर आता है आपका T, फिर आता है T, देन इसके बाद आता है आपका A। एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यार। फिर आएगा बच्चा आपका A, और देन आएगा आपका C। अब बताओ क्या आप जो है इसका अपोजिट सीक्वेंस बता सकते हो, आपको पता भी है कौन किसके साथ बाइंडिंग शो करता है, बताओ G के साथ कौन बाइंडिंग शो करता है, G के साथ करता है सर T। T के साथ कौन करता है सर, T के साथ करता है आपका कौन, बताओ A। T के साथ कौन करता है A, सर A के साथ कौन करता है T, A के साथ कौन करता है बाइंडिंग T, C के साथ कौन करता है सर G। तो ये दिख रहा है क्या, ये होता है भैया वो सीक्वेंस जिस पे आके आपका अटैक होता है। और यहाँ पता है कहाँ से कटिंग होती है, यहाँ से कटिंग होती है, यहाँ से कटिंग होती है आपकी, यहाँ से कटिंग होती है, ये देख रहे हो, ये यहाँ से इसकी कटिंग करता है, कट कट। तो ये वो एक
जो है 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, जिसको आपका कौन ढूंढता है, आपका हिंद 2 ढूंढता है। कौन सा है? GTTAAC। अब इसके अंदर एक खासियत है, अगर कोई आपसे कहता भैया याद रख लेना 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये सेम है, पढ़ के देख लो दोनों स्ट्रैंड पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पहला ऊपर वाला स्ट्रैंड देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम GTTAAC। अब सेकंड स्ट्रैंड पे आओ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर से पढ़ो, किधर से पढ़ोगे आप? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप जो है पढ़ोगे, समझ रहे हो? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे सेकंड स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आप क्या देखते हो? GTTAAC। तो आप सीक्वेंस हमेशा याद रखोगे भैया 5 प्राइम टू 3 प्राइम GTTAAC, ये फिक्स है यार। आप समझ रहे हो? अगर आप जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ते हो तो देखो ऊपर से जब 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ोगे तो आप कहां से कहां पढ़ोगे? ऊपर वाले स्ट्रैंड पर, तो आप पढ़ोगे राइट से लेफ्ट की तरफ। और जब आप नीचे वाले स्ट्रैंड पर पढ़ोगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो आप कहां से कहां पढ़ोगे? लेफ्ट से राइट की तरफ। समझ रहे हो? क्या आपको समझ में आ गया? बताओ है ना? तो आप सीक्वेंस याद रखेंगे किसके लिए? हिंद 2 के लिए GTTAAC। बट आपको याद रखना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की कहानी है। अगर आपने गलत कर दिया तो समस्या हो जाएगी आपके साथ। मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, यहाँ पर GT फिक्स है, उसके बाद जो आपको T और A दिख रहे हैं ना, इसकी जगह आप जो है क्या कर सकते हो? T कौन है? T सर आपका जो होता है वो होता है पिरिमिडीन, और A कौन है? प्यूरिन है। तो आप ये यहाँ पर बदल सकता है, यहाँ पर आपको छूट है, क्या है? या पिरिमिडीन T की जगह C भी हो सकता है, और जो A दे रखा है आगे प्यूरिन, वो A की जगह G भी हो सकता है। अगर ये बदल जाएंगे तो नीचे वाला भी अपने आप ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, नहीं तो बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना मुझे इतना बताओ। चलो इतना डीप नहीं जाएंगे, आप याद रख लो GTTAAC। समझ रहे हो? हिंद 2 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है बच्चा वो होता है GTTAAC। और कटिंग कहां से होती है? GTT के बाद होती है कटिंग। ऐसे ही यहाँ पर GTT के बाद होगी। इस तरीके से ये जो है दोनों स्ट्रैंड आपके अलग अलग ये हो जाते हैं। इस तरीके से कटिंग ये जो है बच्चा आपका कर देता है। दिखाऊंगा एक बार कटिंग, देखो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, यहाँ से यो कटिंग आपका कर देगा। दिख रहा है आपको? ये इस तरीके से यो कटिंग आपका कर देता है। कौन? आपका RE। ये वो स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जिसको ये पूरी स्ट्रैंड पर ढूंढता है, GTTAAC। समझ में आ गया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी आपको याद रखनी है। अब आप क्या करोगे बच्चा? पॉज करोगे और इसको नोट कर लोगे। राइट? आपको समझ में आ गया? चलो अब मैं आपको आगे बताता हूं। ये जो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देख रहे हो ना भैया, ये एक लार्ज ये जो एंजाइम्स के एक लार्ज क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियेजेस। अब देखो आपको समझ में आना चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कर क्या रहे हैं? सर ये जो है न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियेजेस। यानी कि न्यूक्लियेजेस लार्जर क्लास है, उसके अंदर आते हैं कौन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और ये न्यूक्लिक एसिड को किस तरीके से तोड़ते हैं? ये ब्रेक करते हैं किसको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में प्रेजेंट है। बताओ हाँ या ना? समझ में आया? अब किसी को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ये सब नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं कहूंगा यार थोड़ा सा इंतजार कर लेना, नहीं तो इतना बेसिक तो यार आता है, बच्चों को पता होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, समझ रहे हो? प्यूरिन्स क्या है, पिरिमिडीन्स क्या है। ठीक है, मैंने वहां पर बेसिक बता दिया आपको। तो ये किस तरीके से कटिंग करते हैं न्यूक्लियस? ये भैया ब्रेक करते हैं किसको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस है, इस पे एक शब्द पकड़ो, एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर, और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला, उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। दैट मीन्स जो डीएनए को जो है कट करे कहां से? उसके एंड से, बाहर की तरफ से, उसको कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। दूसरी कैटेगरी है, दूसरा जो इसका टाइप होता है न्यूक्लियस का, वो होता है एंडोन्यूक्लियस। क्या होता है बच्चा? एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? वो जो है डीएनए, एंडो का मतलब होता है अंदर, और अंदर, अब दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है उसका काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना। तो वो अंदर से तोड़ेगा, यानी कि डीएनए के अंदर से, विद इन द डीएनए जो है एक स्पेसिफिक कट जो लगाता है, उसको आप कहते हो एंडोन्यूक्लियस। तो क्या आपको न्यूक्लियस समझ में आ गया? एक्सोन्यूक्लियस, और आपका बच्चा क्या? एंडोन्यूक्लियस। चलो आओ देखो, क्या आपको ये समझ में आ गया? GTTAAC याद रखना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम GTTAAC है। अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तो वो होगा CAATTG। बट आप हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम याद रखो, GTTAAC। जब आपको इसका उल्टा बनाने की बारी आएगी तो आप अपने आप बना दोगे, पूरा नहीं रटना होता गधों, कभी गधे रटते हैं पूरा का पूरा, समझो इस बात को। जो होशियार बच्चा होता है वो सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम याद करता है।
किसी का भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो, ठीक है, क्योंकि अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम आता है तो दूसरा तो वो अपने आप ही बना लेगा, उसको कोई समस्या नहीं आने वाली है, राइट। आपको समझ में आ रहा है। चलो देखो, अब आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे, वो आप बताओगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये लार्जर क्लास से बिलोंग करते हैं एंजाइम की, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियेजेस, ठीक है। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आप लिखोगे बच्चा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू लार्जर क्लास ऑफ belongs to larger class of enzymes belongs to larger class of enzymes, और इसको क्या कहते हैं, called न्यूक्लियेजेस। क्या कहते हैं बच्चों, लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करते हैं जिसको आप कहते हो न्यूक्लियेजेस। क्या कहते हो, न्यूक्लियेजेस। और ये जो न्यूक्लियेजेस आपको दिख रहे हैं ये होते हैं आपके टू टाइप्स के, ये हैं भैया आपके टू टाइप्स के। और दो टाइप कौन कौन से हैं, एक है आपका एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है बच्चा आपका एंडोन्यूक्लियस। एक है आपका एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। एक है बच्चा आपका एक्सोन्यूक्लियस, सेकंड जो टाइप है वो है आपका एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए को दो ही जगह से तो काट सकते हो, या तो आप बाहर से काटोगे या अंदर की तरफ से काटोगे, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। और यहां पर आप ये भी बता दो कि ये जो आपको न्यूक्लियस दिखते हैं ये क्या करते हैं, ये कट करते हैं किसको, न्यूक्लियस कट करते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड को, कट करते हैं बच्चों किसको, आपके न्यूक्लिक एसिड को। और कैसे कट करते हैं, बाई ब्रेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। बताओ क्या इतनी कहानी क्लियर है, हाँ या ना। देखो मैं हटूं तो आप क्या करोगे बच्चे, इसको यहाँ पर पॉज करोगे, नोट करोगे, ठीक है। इसके बाद एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में आपको लिखा देता हूं, राइट। आपको समझ में आ गया। हो गया नोट। देखो आगे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के बारे में बता देता हूं, एक मिनट इसी को करते हैं कॉपी, थोड़ी सी मेहनत बचेगी अपनी, बचा लेते हैं यार। अरे यार ये तो स्ट्रोक मोड ऑन करते हैं इसका, एक ही बार में सारी सफाई हो जाती है भाई इससे। ये देखो भाई, ये कटिंग, अब इसको ले लेते हैं हम ऊपर। चलो इसको भी ले लेते हैं ऊपर, आओ देखो। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, इस तरीके से एक लाइन जो है खींच लो, ये, और एक इस तरीके से। अब देखो, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, दोनों ही डीएनए को कट करते हैं। ये किस तरीके से करते हैं जरा ये देख लो। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, ये क्या करते हैं, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। तो ये डीएनए के एंड से क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। कौन, एक्सोन्यूक्लियस। जो एंडो, देखो शब्द ही बता रहा है अपने आप में, एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेक्स
आप लिखो मेक कट्स। ये क्या करते हैं, मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। ऐसा नहीं है कहीं से भी काट देते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन होती है, या एक्सोन्यूक्लियस की भी स्पेसिफिक पोजीशन होती है। मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस, एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। देखो इन शब्द पर गौर करो, विद इन द डीएनए, विद इन द डीएनए। मैं अंडरलाइन भी आपके लिए कर देता हूं, देखो विद इन द डीएनए, देख रहे हो, और यहाँ एंड्स ऑफ डीएनए। तो एक्सो एंडो मतलब ही इसी से आपको समझ में आ रहा है, देख रहे हो। एक तो मैं फिगर भी बना के दिखा देते हैं, चलो देखो। देखो इस तरीके से आपका कौन दे रखा भी है, आपका दे रखा है डीएनए। एक यहां पर भी बना देते हैं, देखो। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सपोज करो कटिंग आपकी यहां से हो रही है, देख रहे हो, कट यहां से हो रहा है, जबकि इसमें कटिंग बीच से हो रही है। तो डायग्राम भी आपको चीख चीख के बता रहे भैया किसकी कटिंग आपकी कहां से हो रही है। मैं हटूं एक बार, आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और आप नोट कर लोगे, राइट। पॉज करोगे और बच्चा आप नोट कर लोगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भैया आपका वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से वर्क करते हैं, जिसके अंदर आप जानोगे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में, जिसको रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। उसके बाद आप जानोगे कि भैया रिस्ट्रिक्शन साइट जो है दो तरह के एंड्स प्रोड्यूस करती हैं कटिंग पर। समझे, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं भैया ये दो तरह के एंड जो है जब कट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है स्टिकी एंड, दूसरा होता है ब्लंट एंड। तो मुझे लग रहा है यार थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो कि कंटिन्यू भी नहीं हो पाएगा, और इसको एक साथ पढ़ना भी जरूरी है। तो ऐसा करते हैं, इसको जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे। नोट कर लिया, चलो देखो। मैं, चलो आओ। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। देखो अगला जो टॉपिक है वो वर्किंग है भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जो कि लास्ट टॉपिक है, कि ये कटिंग किस तरीके से करेंगे, आपकी कौन कौन से एंड जो है प्रोड्यूस करते हैं कट करने पर। ठीक है, अब इन एंड का जो है भैया इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको पता लगेगा। तो अब मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं अपने हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है कि सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे। आपको अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी की। देखो मैं जिस सीक्वेंस में करा रहा हूँ उस सीक्वेंस से पढ़ोगे तो मजा आएगा। एनसीईआरटी ने क्या करा है भाई, कुछ टॉपिक मतलब इसमें थोड़ा सीक्वेंस हिला हुआ है उनका, थोड़ा आगे दे दिया है, समझ रहे हो। तो विश्वास करो मुझ पर और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।